जब आप एनएसडी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आते हैं तो क्या एक्टर्स के लिए ये नहीं कहूँगी बहुत आसान होगा, बट क्या थोड़ा आसान हो जाता है कुछ ऑडिशन रूम्स में जाना? मैं बहुत ही ज़्यादा होमसिक आदमी हूँ, मतलब मैं घर में ही चिल करता हूँ। एक बार या मैं मुंबई में अपने घर में ही रहता हूँ, घर से मैं निकलता नहीं हूँ कहीं भी कि यार ये आदमी के साथ मैंने आज से 4-5 साल पहले काम किया था, तो मैं इसको मैसेज करके देख लेता हूँ कि हाय ब्रदर, नीड टू कोलैबोरेट यू वंस अगेन। तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर आपको पता चलता है कि ओ अच्छा, इस एक्सरसाइज से मैंने कितना कुछ लिया था, कितना कुछ डिस्कवर किया था, सब टेक्स्ट डिस्कवर किया था, मूवमेंट डिस्कवर किया था। इम्प्रोवाइज का मतलब ये नहीं होता कि इम्प्रोवाइज कि आप स्क्रिप्ट को छोड़ के कहीं और चले गए इम्प्रोवाइज करते हुए। वो है जिनको स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा, कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा स्टे करने की ताकत नहीं होती, वो इधर उधर चले जाते हैं। ओके, कभी ऐसे एक्टर्स के साथ सामना हो जो बहुत, पूरा ही चेंज कर देते हो? बहुत लाइन के वो तो सिचुएशन चेंज कर देते, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते, तो अच्छे डायरेक्टर बोल देते भाई ओके। जो है उधर ही रहो। दिव्येंदु भट्टाचार्य जी, वेलकम टू सोशल कैचअप बेंच। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू हियर सर। थैंक यू। सो चलिए कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं एक जेनजी नोट पे, क्योंकि मैं जेनजी हूँ एंड हमारी खुराक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है मीम्स। एंड आई थिंक उनमें से सबसे पॉपुलर जो है वो है गजब टोपीबाज आदमी हो यार, आपका वो आइकॉनिक सीन, आइकॉनिक लाइन मिर्ज़ापुर से। सो टेल अस व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस लाइन एंड मिर्ज़ापुर कमिंग टू यू? यार वो जैसे हर एक प्रोजेक्ट के साथ होता है कि जैसे कि आपके पास एक कोई पिच करता है, फिर आपके पास कोई कास्टिंग कंपनी का कॉल आता है, तो वैसे ही कॉल आया था मेरे पास कास्टिंग बे से, ये एक ऐसा किरदार है, करेंगे आप? तो मैंने बोला कि यार अच्छा फ्रेंचाइजीज है, करना चाहता हूँ मैं, छोटा सा किरदार है, तो वैसे ही 10-12 दिन का काम है। तो मैंने बोला कर लेंगे फिर, बिकॉज आई नो द मेकर ऑफ मिर्ज़ापुर, गुरु, द डायरेक्टर, सो ही इज़ वेरी नाइस डायरेक्टर एंड वेरी ब्यूटीफुल बॉय। सो वो फिर उसके साथ मेरी बातचीत हुई, वो मेरे घर आए, हम दोनों डिस्कस किए उस कैरेक्टर के बारे में। फिर जब सेट पे गया तो फिर वो कैरेक्टर हमने किया है और लोगों को अच्छा लगा। और फिर और जब मीम तो आपकी जनरेशन बना देते हैं, हम तो मीम के हिसाब से काम करते नहीं हैं, तो मीम बन जाती है, तो मीम अच्छा है। पहले ज़माने में मीम बनते थे ना कि कितने आदमी थे, तो वो भी, पॉपुलर डायलॉग्स। तो पॉपुलर डायलॉग्स, मीम्स आर पॉपुलर डायलॉग्स एक्चुअली सिनेरियो। तो वही है, यही स्टोरी है। फिर बाद में जब लोगों को अच्छा लगना शुरू हुआ तो हमको भी अच्छा लगता है। So another crime thriller that you were part of, अनदेखी, आपने प्ले किया द हीरो ऑफ द शो डीएसपी घोष, जो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी अर्नेस्ट है। सो टेल अस आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो करने में? That is one of my most popular character till date, जो एक काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है, और सोनी लिव में जब लॉकडाउन के टाइम में वो रिलीज़ हुआ है वो सीरीज़, तो उस टाइम इट इज़ अ वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ द OTT मूवमेंट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब सो इनिशियल पार्ट के वो सारे सीरीज़ में से एक सीरीज़ था जो काफ़ी हिट हो गया था, और लोगों के पास उस टाइम कोई चारा भी नहीं था, लोग बाहर भी नहीं जा रहे थे, लोग घर में बैठे रहते थे, बिकॉज लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा था। तो लोगों के पास ढेर टाइम थे, मतलब घर में बैठ के आराम से एंटरटेनमेंट देखने का। तो उस टाइम आया था और काफ़ी यूनिक शो था वो, बहुत नॉवेल्टी थी उस शो की। वो एक ऐसी कहानी पे आधारित शो था वो, जो रियल लाइफ इंसिडेंट था कि एक एफ्लुएंट शादी में दो डांसर्स डांस करने के लिए जाते हैं, और वो एक आदमी नशे में एक डांसर को गोली मार देते हैं, और उसके बाद उसकी इनफैक्ट उसके फुटेजेस और समथिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हमने देखी थी कि ऐसे खींचते हुए डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। तो वहीं से वो आइडिया आया था कि एक ऐसी चीज़ें हैं जो है हमारे सोसाइटी में सबके आंखों के सामने हो जाते हैं,
और हम देखे हुए भी अनदेखा कर देते हैं उसी चीज़ों को। तो वही से उसका कॉन्सेप्ट आया था अनदेखी। तो यहाँ भी वैसे ही है कि उसी चीज़ को पकड़ते हुए एक आदमी जो है, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो डीएसपी है, वो एक चीज़ को, एक मर्डर ट्रेल को लीड करता है। लीड करते हुए वो मनाली पहुंच जाता है। मनाली पहुंचने के बाद वो देखता है कि ही इज़ द वन मैन आर्मी, और बाकी उनके अगेंस्ट में पूरा और जितने भी ऑर्ड्स है, मतलब पूरा मनाली इज़ अ डिफरेंट टेरेन ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट क्लाइमेट फॉर हिम, डिफरेंट स्पीकिंग पीपल ऑल टुगेदर। तो वहाँ वो एक अकेला आदमी जो वन मैन आर्मी के हिसाब से काम करता है, ही इज़ द ओनली पॉजिटिव गाय इन द होल सिनारियो। तो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरा वो एक दूसरा रूप देखने को मिला लोगों को। बिल्कुल। सो आई वाज गोइंग थ्रू योर फिल्मोग्राफी, इतने सारे डाइवर्स रोल्स हैं, इतने पॉपुलर टाइटल्स हैं आपके रिज्यूमे में। कोई ऐसा शो या कोई ऐसा रोल जिसे करने में आपको बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन मिला हो? ये एक ऐसा रोल है जो जहाँ को करने में क्रिएटिवली सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये शो एक ऐसा ऐसा शो है कि शुरू से ही ये शो को हम सब मिल के बनाते हैं। मतलब द राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर, को एक्टर्स सारे मिल के, डीओपी, हम सब एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और उसको मिल के बनाते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है कि जब आप एक क्रिएटिव प्रोसेस में कोहेसिवली सबके साथ ऑल टुगेदर काम करते हैं। दैट इज़ हाउ, लाइक शुड बी, फिल्म शुड बी मेड, और वैसे ही काम करते हुए मज़ा आता है सबसे ज़्यादा आपको। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पोचर में मुझे बहुत मज़ा आया था कि पोचर भी उस तरीके का शो है। रॉकेट बॉयज़ भी उस तरीके का शो है। जमतारा भी उस तरीके का शो है। क्रिमिनल जस्टिस भी उस तरीके का शो है। तो बहुत सारे शोज़ है। तो सारे शोज़ में मतलब करते हुए तो मज़ा ही आता है, बिकॉज़ वो सब एक, जो भी शो अच्छा बनता है उसके पीछे का काम भी अच्छा होता है, टीम भी अच्छी होती है। बिल्कुल। एंड वो जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है वो दिख के भी कोलैबोरेटिव, आता है या स्क्रीन पे। कोलैबोरेशन इज द मेन थिंग, इज द कोलैबोरेशन। द कोलैबोरेशन जब तक अच्छी तरीके से ना होगा तब तक कोई भी आर्ट, एटलीस्ट सिनेमैटिक आर्ट, फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि इट्स नॉट वन मैन गेम, इट इज़ अ टीम गेम। एब्सोल्युटली। एंड ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई जॉनरा जो आप एक्सप्लोर करना चाहें आगे? ऐसा जॉनर था, देयर इज लॉट ऑफ, मतलब अच्छी तरीके से कॉमेडी करने का भी मन करता है कभी कभार। नो, यू शुड क्लासिकल रोमांटिक फिल्मों पे काम करने का मन करता है, क्लासिकल फिल्मों पे काम करने का मन। देयर आर लॉट ऑफ जॉनरा। मतलब एक एक एक्टर की हिसाब से तो अगर कहा जाए कि आप हर किरदार करने की कोशिश करते हैं और हर एक किरदार करना चाहते हैं अब ज़िंदगी में। सो यू स्पोक ऑफ कॉमेडी, मुझे कब कभी याद आ गई। थिंक हाँ, इट कब वाज कभी इट वाज फैबुलस। अ स्मॉल स्निपेट, बिकॉज वो किया भी इसलिए गया था क्योंकि संगीत शिवन जी अब रहे नहीं हमारे बीच, गुजर गए। तो उनके कहने पे वो मैंने किया था, और उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि कब कभी सीज़न 2 बनाएंगे, और जिसमें जो जो मेरा जो कैरेक्टर है मिल उसी के कैरेक्टर को आगे लेके आएंगे। तो वो एक इंट्रोडक्शन था उस कैरेक्टर का। तो बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन वो अब रहे नहीं, तो वो उनकी जो ड्रीम फिल्म थी वो भी नहीं हो पाएगी। वो एक लॉस है। तो उनका ये था कि अब मैं ये जो वर्ल्ड अभी जमील का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में कब कभी को घुसाऊंगा। वेरी फनी। और एकदम एक अलग फ्लेवर, आप एक अलग आपका कैरेक्टर देखने को मतलब जो सच अ रिफ्रेशिंग चेंज। इतना इम्प्रेसिव आपका रिज्यूमे बन गया है। सो इज़ देयर अ वे आपने चेंज किया है हाउ यू अप्रोच योर करियर नाउ, हाउ यू अप्रोच योर रोल्स नाउ? क्या रोल्स आपके लिए लिखे जा रहे हैं अभी? कुछ कुछ रोल तो लिखे जाते हैं, लिखे जा रहे हैं। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है जो रोल्स पहले लिख लेते हैं, मेरे से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ डेवलप करते हैं हम चीज़ों को। कुछ कुछ बनी बनाई फिल्में हैं जो आपको पिच किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। कुछ ऐसा भी है, कुछ इंटरनेशनल फिल्म भी ऐसे रिसेंटली मैंने कुछ ऑडिशंस भी दिए, टेस्ट्स भी देते हैं। तो उस तरीके से मतलब कि मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बनाया नहीं। मतलब कि कुछ बनाते हैं ना, कुछ फ्यूचर प्लानिंग, ये प्लानिंग, मैं इस तरीके से जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा, सुबह उठ के ये करूंगा, नहीं रात को सोने से मैं 1 दिन 2 दिन प्लान बनाता हूँ, तीसरे दिन में वो प्लान
डिसॉल्व हो जाता है। मेरे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्लान्ड गाय एक्चुअली। Okay. So you just go with the flow. You don't believe in plans. बिल्कुल Not at बिल्कुल all. बिल्कुल बिल्कुल। And on that note, I mean, I know I'm quite repetitive मैं ऐसा with. कर सकता हूँ कि गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जिस रास्ते में ट्रैफिक देखा तो रास्ते चेंज कर सकता हूँ मैं, Okay. तो ट्रैफिक में नहीं जाता हूँ। Mm-hmm. मतलब गो विद द फ्लो, मतलब उस तरीके का नहीं। Okay. Of course. And on that note, are you good with the? I mean, have you become very selective with the kind of roles that you choose? बहुत selective हो गए हैं आप? नहीं, मतलब Picky? मुझे अगर कैरेक्टर में थोड़ा सब्सटेंस मिलता है और कहानी में सब्सटेंस मिलता है, और मुझे अगर लगता है कि ऑनसम्बल अच्छा है, कि ये सीरीज़ और ये फिल्म अच्छे बनने की पोटेंशियल है इसमें, तो ऑटोमेटिकली हाँ बोल देते हैं। क्योंकि Okay. घर में आप बैठे क्या करेंगे? घर में आप बैठ के मतलब किताबें पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, खाना बनाएंगे, गाना गा लिए, 4 बार नहा लिए, और क्या कर सकते हैं घर में बैठ के? तो तो इससे बेहतर है कि आप काम कर लें। And are you good at saying no, sir? No, can आप? बहुत कम बोलता हूँ, Mm-hmm. बहुत ही कम बोलता हूँ। मतलब ना, तो मतलब एंड ऑफ द डे बिल्कुल कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, डे टू वर्क नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे अदर लॉजिस्टिक्स होते हैं कि जो वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ना पहले वही लोग बोल देते हैं, मेरे को भी नहीं बोलना पड़ता है, नहीं सर नहीं हो पा रहा है, थैंक यू। कुछ और विस्तार से बताना चाहेंगे आप? कभी नहीं फंसे हो मतलब ना वैसे ही, हाँ बोल के? मतलब इनफैक्ट कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी, कोई किसी भी सिचुएशन में अगर कोई मुझे कुछ चीज़ें बोले कि हाँ ओके हाँ मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद जो यार मैंने क्यों ये बिरा उठा लिया यार, मैं वाई मी, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं इन चीज़ों से, फिर मैं अलग से, फिर तो होता है बहुत बार। It's part of the journey. पार्ट ऑफ द जर्नी। Now, you're from the prestigious NSD. I think जो भी सिनेमा एंथुसियास्ट हैं इंडिया के, उन्हें काफ़ी एक फैसिनेशन है उस इंस्टीट्यूट से। सो आप बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ रेगुलर डे एट NSD लुक्स लाइक, और कैसी थी वहाँ पे आपकी लाइफ? रेगुलर एनएसडी एक इंस्टीट्यूशन है, और एक बहुत ही मॉडर्न, जब मैं एनएसडी में था, क्योंकि एनएसडी पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब आप किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे कि आज से मेरे से पास्ट के स्टूडेंट्स के से पूछेंगे तो उनके एनएसडीज अलग होते थे, मेरे बाद वाले जनरेशन के एनएसडी अलग होंगे, तो मेरा भी एनएसडी अलग था बिल्कुल। तो मेरे जिस एनएसडी में मैं ज्वाइन किया था वो काफ़ी ओपन था, मतलब इट्स लाइक ओपन एयर, और in terms of thought and in terms of expressing yourself, there was no color, it was like all colors were together, and और लाइक ऑलमोस्ट लाइक 24/7 ओपन एक इंस्टीट्यूशन, जो मैंने ज़िंदगी कभी देखा ही नहीं था, कि रात को भी आप जाके लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, जाके कोई किताब लेके आके पढ़ सकते हैं। आपको अगर रात को 2:30-3 बजे अगर आपको लगा कि यार नहीं, मुझे कल के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मुझे कुछ करना है, तो आप सीधा जाके स्टूडियो खोल के लाइट जला के आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत ओपननेस की फीलिंग उस टाइम थी। और रेगुलर रूटीन के हिसाब से हमको सुबह उठना पड़ता है, और मॉर्निंग क्लासेस करते थे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद फिर 2-3 और थियरी के क्लासेस करते थे, उसके बाद हम लंच करते थे, लंच करने के बाद हम और 3-4 क्लासेस करके शाम को 5:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी। अधिकतर ज़्यादातर हम उसके बाद, क्योंकि हम लोग ऐसे सेंट्रली एनएसडी लोकेटेड होता था, जैसे कि मंडी हाउस, चारों तरफ एम्बेसीज होते थे, मतलब ब्रिटिश एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, आगे जाके हंगेरियन एम्बेसी, मैक्स मुलर भवन, जर्मन एम्बेसी, गेट इंस्टीट्यूट, सब आसपास इर्द गिर्द होते थे, और जापानीज एम्बेसी। तो हर जगह में हर रात को किसी ना किसी का फिल्म फेस्टिवल चल रहा होता था, लाइक कुरोसावा होता था। अब तुम जेंजी क्राउड हो, तुमको शायद पता भी नहीं होगा इन डायरेक्टर्स के नाम, अकीरा कुरोसावा, ओजू, जापानीज में हो रहा है, उधर हिचकॉक हो रहा है, इधर
दाल की फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, हंगेरियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये सब बाकी करिश्मा की चल रहा है उधर न्यूजीलैंड में, मतलब ये सब चलता ही रहता था। तो हम लोग शाम को बिजी रहते थे कि चले गए, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता था, हमारी फ्री एंट्री होती थी, कोई रोकते नहीं थे, सीधा चले जाते थे जहाँ मर्जी पढ़ाई करने के लिए। चलो कोई भी थिएटर हॉल में आप घुस जाओ, चलते चलते प्ले में साइड में जाके आप देख लो, तो करने का इतना कुछ था, इतना कुछ होता था, तो इतना मज़ेदार होता था। तो वो 3 साल जो पलक झपकती बीत जाते उधर। तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ आपको, अगर आपको चाहिए तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, और आप बिल्कुल मज़े से 3 साल बिता के भी जा सकते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी टीचर से। ऐसा भी है बिकॉज आपको स्कॉलरशिप मिलता है उधर, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप और इतना ज़्यादा और एक पर्टिकुलर एजुकेशन में इतना ज़्यादा, बिकॉज इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो इक्वेलेंट टू MA मास्टर्स, तो लोग आपको इतना प्रेशराइज भी नहीं करेंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। तो वो आपके हिसाब से है, आपके ऊपर है कि आपने ये किया क्यों, आपने NSD आए क्यों। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते थे, आप डॉक्टर भी बन सकते थे, अब यहाँ आए तो पैशन फॉलो करने के लिए। वहाँ भी जाके अगर आप कुछ ना करें तो फिर एक वेस्टेज ऑफ सीट है। एब्सोल्युटली। सो कोई ऐसे टीचर्स जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया, या कोई ऐसी एक्टिंग एक्सरसाइजेस जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, जो आपको काफ़ी हेल्प की हो? मुझे बहुत सारे टीचर्स थे मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बचपन में भी, मतलब मेरे जहाँ से मेरी शिक्षा की शुरुआत थी, मतलब थिएटर एजुकेशन की जहाँ तक शुरुआत है, जो मेरे स्कूल लाइफ से, एक निर्मलेंदु चक्रवर्ती करके एक हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जो कि बहुत अच्छा, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले इंस्पायर हुआ था कि यार यार ये तो अच्छा है। तो मैंने फिर बाद में उनका ग्रुप ज्वाइन किया था। वहाँ उनके बड़े भाई साहब उत्पलेंद्र चक्रवर्ती, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरे ताया जी बहुत अच्छे यात्रा करते थे। यात्रा मतलब एक फॉर्म होता है, वो करते थे, उनसे मैंने काफ़ी सीखे। फिर बहुत सारे मेरे इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि उत्तम कुमार, समित चैटर्जी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स। फिर ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम में नसीर भाई, नसीर साहब, ओमपुरी साहब, तो नसीर साहब तो मेरे टीचर भी थे, इरफान भाई। तो ये सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस तो काम करता ही है ज़िंदगी में, बहुत काम किया। और NSD के दौरान जब जैसे कि रॉबिन दास करके हमारा एक टीचर था, जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। वो बहुत अल्टीमेट टीचर थे। मतलब इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, और इट्स नॉट जस्ट क्राफ्ट, और इट्स नॉट जस्ट, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन थिएटर इन आर्टिस्टिक फॉर्म। बिकॉज सिर्फ एक्टिंग करना ही एक एक्टर का धर्म नहीं है। मतलब अगर वो एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही करता है तो एक्टिंग करेगा किससे? मतलब पर्सपेक्टिव समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोशली अवेयर नहीं होगा, वो उसको आर्ट के बारे में मालूम नहीं होगा, उसको नेचर के बारे में मालूम नहीं, म्यूज़िक के बारे में मालूम नहीं होगा, उसको फिजिकलिटीज़ के बारे में मालूम होगा, तो फिर एक्टिंग बहुत ज़्यादा टोटलिटी, एक्टिंग एक टोटलिटी को लेके आता है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे बैकग्राउंड मेरे सेट हुए कि मुझे ऐसे लोग बहुत मिले कि जिन्होंने ज़िंदगी समझाई है। ग्रेट। सो अच्छा, जब आप NSD जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो क्या एक्टर्स के लिए, ये नहीं कहूँगी बहुत आसान होगा, बट क्या थोड़ा आसान हो जाता है कुछ ऑडिशन रूम्स में जाना या ऑफिसेज में जाना? मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे, क्योंकि क्या है ना कि I always found that audition is a kind of process that it is ambiguous. It is, you don't know. I don't actually do. When I do an audition or do a test, I know 50% of that particular thing, because अधिकतर तो क्या है कि आप जब टेस्ट देते हो, आपको पूरी कहानी नहीं बताई जाती है, तो आपको पूरा कैरेक्टर स्केच भी नहीं मालूम चलता है। आपको एक सर्टेन लेवल का डायरेक्शन दिया जाता है, जिस डायरेक्शन में आप उस ऑडिशन को करते हैं। अब वो एक्चुअली क्रैक कर पा रहे हैं
क्रैक हो रहा है या नहीं कर, इट्स लाइक एन एग्जाम पेपर। वो एग्ज़ाम जब देते हो ना, आपको पता नहीं एग्ज़ाम में, चलो कम से कम ये मैथ्स भी नहीं है, ये फिलोसफी का एग्ज़ाम है। मतलब आप आप ठीक पकड़ पा रहे या नहीं पकड़ पा रहे, कुछ पता नहीं चलता। कभी कभार क्रैक हो जाता है, कभी कभार नहीं क्रैक होता है, कभी कभार डायरेक्टर को अच्छा लगता है, कभी कभार कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छा लगता है, डायरेक्टर को नहीं अच्छा लगता है, कभी कभार कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं नहीं नहीं ये मेरे को पसंद आ गया। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन चलता रहता है। तो मैं तो कभी, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन देता मैं एज ए प्रोफेशनल एक्टर, आपको देना तो पड़ेगा ही, तो मैं देता हूँ। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर काम जो मैंने ज़िंदगी में किया वो बिना ऑडिशन की किया मैंने। वो पिचिंग थी, पिच किया, समझा, काम किया। कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके साथ आपको बहुत हेल्प की हो, एक्टिंग एक्सरसाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, या कोई असाइनमेंट्स जो आपको करने में काफ़ी मज़ा आया हो बैक इन द डेज? यार ऐसे ये बोलना बहुत मुश्किल है, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, मतलब अब क्या बताएं कि जो याद हो। नहीं यार, मतलब मुझे तो कभी कभार, मतलब इट इज़ एनएसडी में जो 3 साल है, वो 3 साल बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ। आप एंड ऑफ द डे कैसे उस चीज़ को लेके निकलते हैं, वो कभी कभार कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इतना इंसिपिड, जैसे कि एक बार मुझे याद, बहुत वेगली मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में एक मॉस्को आर्ट थिएटर से एक टीचर आए थे, उनका नाम था पियोटर सिस्लैक, वॉर्सो से आए थे, मतलब पोलैंड से। ही वॉज अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ स्तानिस्लावस्की। कोई एक टेक्स्ट था कि आपको छाता दे दे क्या, तो वो आपको छाता दे दे क्या, आपको छाता दे दे क्या, उसको लेके ही वो 7 दिन पढ़ा रहा, वो एक लाइन को लेके कि आपको छाता दे दे क्या, इसके पीछे का सब टेक्स्ट क्या है। और तो ये ऐसे भी बहुत, तो अब उस टाइम आपको समझ में नहीं आता, तो उस टाइम अब मैं आज भी आपको छाता दे दे क्या, ये फिर से आज भी 3 घंटे ये आपको छाता दे दे क्या। तो लेकिन आप जब निकल के आते हैं ऐसी चीज़ें, वो जब चले जाते हो, क्लास जब हो जाते, फिर 1 साल 2 साल बीत जाते, फिर आपको पता चलता है कि ओ अच्छा 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 अच्छा, इस एक्सरसाइज से मैंने कितना कुछ लिया था, कितना कुछ डिस्कवर किया था, सब टेक्स्ट डिस्कवर किया था, मूवमेंट डिस्कवर किया था, कैरेक्टरेशन डिस्कवर किया था, कि एक लाइन से, मतलब वो एक लाइन कितना मीनिंगफुल हो जाता है आपके लिए ज़िंदगी में। एक लाइन, हाँ, एक लाइन कितना बड़ा है, उसका वास्ट पेरिफेरी हो जाती है, अगर इफ़ यू कैन से द लाइन प्रॉपरली। Okay, and I'd also heard Manoj Bajpayee sir saying कि to upscale his craft, या वो रियाज, उनका जो रियाज उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, उनका जो एक्टिंग का रियाज है वो है कि एक कविता पाठ आईने में देख के। सो ऐसा कुछ आप फॉलो करते हैं? मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ता हूँ, ओके। जो स्क्रिप्ट्स आते हैं वो स्क्रिप्ट्स ही पढ़ता हूँ बस। वो स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो वो रियाज भी वही है, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ना ही मेरे लिए रियाज है, क्योंकि एक जब स्क्रिप्ट आता है तो, और कल आपको जाना है, तो आप कम से कम तो 20-25 बार मैं पढ़ लेता हूँ उस चीज़ को। नाइस, हाँ, एविड रीडर। नो नहीं, बिकॉज वो जब तक यहाँ आपका फीड नहीं होगा आपके फ्लॉपी में कि एक्चुअली क्या है, तब तक तो मेरे हाथ पैर हिलेगा भी नहीं। क्योंकि हाथ पैर अगर मैं हाथ पैर अगर हिलते हुए भी अगर मुझे याद रखना पड़ रहा है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो करना है, ये करना है, इसका मतलब यहाँ पर वो कुछ नहीं आया। या अगर फ्लॉपी में अगर वो अपलोड हो जाएगा, देन एवरीथिंग इज नेचुरल, नॉर्मल। And also, do you believe in a lot of rehearsals? रिहर्सल वर्क्स। Okay. Rehearsals या एकदम intuitive? नहीं, इंट्यूटिव करके कोई चीज़ नहीं होती हमारी लाइफ में। एवरीथिंग इज Okay. क्राफ्ट, Mm-hmm. इट्स नॉट मैजिक, इट्स क्राफ्ट। Okay. Great. क्राफ्ट अच्छा हो तो फिर मैजिक बनता है। Okay. मैजिक के तलाश में हम काम नहीं करते। Okay, absolutely. That's a very practical way to look at it. यस ऑफ कोर्स, इट्स लाइक इट इज़ बेसिकली रिहर्सल। ऐसी चीज़ें बहुत चाहिए होती है आपको, Mm-hmm. तभी तो पता चलता है कि गलती कहाँ हो रही है, कौन कौन से एरिया शार्पन करना चाहिए। इज ऑल क्राफ्ट। And do you improvise a lot?
इम्प्रोवाइज का मतलब ये नहीं होता है कि इम्प्रोवाइज कि आप स्क्रिप्ट को छोड़ के कहीं और चले गए इम्प्रोवाइज करते हुए। वो है जिनको स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा, कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा स्टे करने की ताकत नहीं होती, वो इधर उधर चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहिए किसी भी टेक्स्ट के साथ, क्योंकि एक टेक्स्ट की सैंक्टिटी होती है। वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन को पकड़ के लिखा हुआ है, एक चीज़ को लेके लिखा हुआ है। इफ़ यू नॉट एडिंग इट, इफ़ यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू दैट कैरेक्टर, आप उसको फैलाओ मत, बिकॉज क्योंकि वो 1.5 घंटे की फिल्म 1 घंटा 45 मिनट की हो जाएगी। वो 15 मिनट एक्स्ट्रा है, फिर उसको काटना पड़ेगा। Great. It's also respecting the writer, right? या राइटर, डायरेक्टर, और अननेसरी इम्प्रोवाइज करके कोई फ़ायदा नहीं। इम्प्रोवाइज मतलब वही होना चाहिए कि जब आपको पूरा ग्रामर पता है तो आप सेंटेंस को घुमा के लिख सकते हो। बिल्कुल। कि आपका ये लिखा हुआ है कि द ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो आप इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हो ऑथोरिटी विल प्रोसिक्यूट द ट्रेसपासर्स। आप एक्टिव को पैसिव कर सकते हो, पैसिव को एक्टिव कर सकते हो, इफ़ यू नो द ग्रामर। वो है इम्प्रोवाइजेशन। उतना इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए। आप जाके वह बोल रहे कि एक आदमी आएगा, फिर वो अगर घुसेगा ना तो वो मार देगा, अब पूरा स्टोरी बनाया, वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं, वो फालतूगिरी है। ओके। कभी ऐसे एक्टर्स के साथ सामना हो जो बहुत, पूरा ही चेंज कर देते हो? बहुत लाइन के वो तो सिचुएशन चेंज कर देते, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते। पर अच्छे डायरेक्टर बोल देते भाई ओके। जो है उधर ही रहो। और ये मूवीज में होता है या ओटीटी में होता है ज़्यादा? मूवीज में भी होता है, ओटीटी में होता है, थिएटर में तो बहुत होता था। ओके। थिएटर, वाओ, दैट आई थिंक उसके लिए एक अलग ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा जस्ट टू डिस्कस थिएटर। सो या बट आई स्टिल लाइक टू आस्क, मैंने बहुत से एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर थिएटर से हम सस्टेन कर पाते तो हम मूवीज़ की तरफ आते ही नहीं, बिकॉज इट्स सच अ गुड फूड फॉर योर सोल। तो आप अग्री करेंगे उससे? इज इट दैट सेटिस्फाइंग? सेमी एग्री करता हूँ मैं। मतलब अगर थिएटर से अगर मैं सर्वाइव कर सकता था, थिएटर अगर सर्वाइव करने का बजट देता है आपको लाइफ में, तो सिनेमा तो मैं करता हूँ। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा ऑल्सो। लाइक नो, आई ग्रू अप विद अकीरा कुरोसावा, सतीश रे, आइजनस्टाइन, गोदार, ट्रूफो, फेलिनी। आई ग्रू अप with these, seeing these masters, उनकी फिल्में, सिटीजन केन, हिचकॉक, आदुरा गोपाल कृष्णन, ये सारी चीज़ें आई ग्रू अप विद देम, अरविंदन। सो सिनेमा तो मुझे अट्रैक्ट करता ही है, मतलब वो तो मैं करता ही, लेकिन मैं थिएटर भी रेगुलर करता है। ओके। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थिएटर इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा डेडिकेशन मांगता है। और वो अगर एक सेटअप है, अगर रिहर्सल चल रहा है और कल मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं 15 दिन के लिए शूटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो तो स्टक है। जो टीम स्टक है, जो बाकी लोग वो स्टक है। तो वो इसलिए मैंने वो किया नहीं, लेकिन अभी भी मन करता है करने का। बिल्कुल। एंड आपको क्या लगता है क्या एज है जो थिएटर देता है एक आर्टिस्ट को, जो उनके मुकाबले जो नॉन थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं? वो अलग एक्सपीरियंस है। वो कहाँ नहीं जा सकते। वो एड्रेनलिन रश अलग चीज़ का है, जो हज़ारों ऑडियंस होते हैं आपके सामने। एवरी मोमेंट इज़ अ पेनल्टी शॉट, देयर इज़ नो रीटेक। तो आपका फंबल वंबल सब उधर ही है। एंड ऑडियंस रिएक्शन, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब सिनेमा तो आपको हॉल में जाके देखना पड़ता है कि यार लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ मैनिपुलेशन नहीं है कोई, यहाँ बीच में कैमरा नहीं है। किन लोगों का काम देखकर आप बहुत इंस्पायर हुए, या कोई ऐसे मूवीज, कोई जॉनरा पर्टिकुलर जिसे देख के आप काफ़ी इंस्पायर हुए ग्रोइंग अप, या जिनके क्राफ्ट ने आपके क्राफ्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट किया हो? बहुत है। मतलब कितने लोगों का नाम बताओ। मतलब सारे ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट थिंकर्स। मैंने आपको बोला ना कि नॉट ओनली एक्टिंग, सिर्फ एक्टर को देख के मैं इंस्पायर नहीं होता हूँ। मैं सारे फील्ड को देख के इंस्पायर होता हूँ। मैं एक सिंगर को देख के भी इंस्पायर हो सकता हूँ। मैं किशोर कुमार से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं लता मंगेशकर से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं सुरेश वाडकर जैसे सिंगर से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो पेंटर से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
मैं वैन गॉग से, गोगा से बहुत, रिम्ब्रा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। हमारी इंडियन पेंटर में से भी बहुत सारे पेंटर्स में, कंटेम्प्रेरी में मैं बहुत सारे, सब मतलब आई एम नॉट जस्ट लाइक कि मैं इन्फ्लुएंस के बारे में अगर कोई कुछ पूछे, मैं सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट मैटर्स माई एक्टिंग, Mm-hmm. इट हेल्प्स माई एक्टिंग. So you've spoken like a true blue Bengali here. Yeah, I don't know, yeah, it's like I I think my craft in a completely different light, completely different way. It is not just one dimensional. Mm-hmm. Absolutely. So अब आपको 25 years हो गए Monsoon Wedding, so you started your career if I'm not wrong. हाँ, फिल्मी करियर. Filmy career and also 25 years in Amchi, Mumbai, I guess now. Yes. तो Yes. कैसी लगी आपको मुंबई? क्या एक्सपीरियंसेस रहे Oh, हैं, it's क्या a- लर्निंग्स रहे हैं इस No, इंडस्ट्री के और it's- इस सिटी से? It's great city. I love आमची मुंबई है, मी मुंबई कर. So it's a very easy city. Well, it's very friendly, easy, no hustle, and it's like uh, it's a lot of love, lot of awareness, lot of vibrations. It's a fantastic city. I love this city. कोई खासा लर्निंग? Yeah, learning in the sense because I can speak a little bit Marathi also, Okay. and I understand completely. So मला मराठी येते. Okay. सो आई लाईक मुंबईमध्ये राहून तर मराठी बोललेला पाहिजे ना Oh wow, that was fab. so I understand Marathi. So that is a big learning that I what I realized that in the city it's a beautiful language also. There are a lot of literatures like महेश एलकुंज, महेश दा तो मेरे बहुत फेवरेट राइटर में से एक है. महेश एलकुंचवार, या तेंदुलकर, आलेकर, मतलब के देशपांडे, गोविंद देशपांडे, जीपी देशपांडे. So there are a lot of great writers, so great films, Yeah, that was going to be my next question. great films, great actors. Marathi theatre is also pretty Yeah, pretty not rich. theater, of course. Theater, मैं थिएटर के बारे में बात कर रहा था कि ग्रेट राइटर्स, ग्रेट प्लेज. तो हमने भी सर, जैसे घासीराम कोतवाल मैंने भी किया है, लेकिन मैंने हिंदी में किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. तो या फैंटास्टिक. Great. I love this city. And you come from Kolkata. I am born and brought up in Calcutta. Okay. So how was life in Kolkata like? That's also a fantastic city. A lot of cultures. Like Yeah. मुझे तो कैलकाटा और बॉम्बे बहुत सिमिलर लगता है in terms of the vibration of culture. It's like very similar. So that is why मुझे तो और भी ज़्यादा एट होम फील होता है. एट होम क्या है, ये मेरा होम है अभी. Absolutely. And how often do you get to visit the city? Often, because my parents still stays there, and my sister is also there. I lost my mother in 2021, so my father and sister there. So मैं almost like साल में अगर मेरे पास कोई, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई बंगाली फिल्मों में कुछ काम मिले, लेकिन मुझे मिलता नहीं है. तो Okay. हाँ, तो मुझे वो सोचते कि आई एम आउटसाइडर, सो तो मुझे देते नहीं है काम ज़्यादा. That's hard to believe given your हाँ, filmography. मैं ऑफर ज़्यादा आते नहीं मेरे पास. Okay. ऑफर ज़्यादा आते नहीं, और आते भी है तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफर्स आते थे कि जिस ऑफर मतलब ऐसा लगता है यार वो नहीं यार, ऐसे ये काम मैं इधर ही कर रहा हूँ, और समथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक इट्स अ रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्क. सो ऐसे बहुत आए थे, लेकिन वो कर नहीं पाए. लेकिन आई एम स्टिल लुकिंग फॉर गुड ऑफर. सो वैसा अगर ऑफर आता है तो फिर वो अच्छा रहता है ना. फिर अब काम के सिलसिले में उधर जाइए और घर मिलिए, काम भी करिए, तो वो एक चीज़ें है. और इसके अलावा भी मतलब मैं साल में 3 बार जाने की कोशिश करता हूँ. Okay, nice. And what are some of the places जो आप बिल्कुल विजिट करते ही करते हैं?
नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा होमसिक आदमी हूँ, मतलब मैं घर में ही चिल करता हूँ। एक बार या मैं मुंबई में अपने घर में ही रहता हूँ, घर से मैं निकलता नहीं हूँ कहीं भी, तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता धकेल के। कलकत्ते में वैसे ही है, अगर मैं वहाँ चला गया तो वहाँ से मैं वहीं घर में ही पड़ा रहता हूँ दिन भर, और कहीं नहीं, मतलब दोस्तों को बोलता हूँ मैं घर में आ जा। ओके, लाइक अ प्रॉपर इंट्रोवर्ट। प्रॉपर प्रॉपर सो इंट्रोवर्ट इज लाइक, मुझे अपना स्पेस बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब वो वाला ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं डिस्क में जाने वाला, पार्टी में जाने वाला और जाके नाचने वाला, वो वाला ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। अगर कोई पार्टी भी होगी तो मैं कोने में बैठ के चुपचाप अपने हिसाब से बैठा रहूँगा 2-3 दोस्तों के साथ। तो आपने कहा आप एक इंट्रोवर्टेड हैं, आपको एक होम बॉडी है, घर पे रहना पसंद है। सो हाउ डज़ दैट वर्क फॉर यू, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो थ्राइव्स ऑन नेटवर्किंग इन अ वे। नेटवर्किंग काफ़ी मेरा नेटवर्क ज़ीरो है। ओके। एंड क्या आपके प्लान्स हैं थोड़ा उस पे काम करने का, नेटवर्किंग स्किल्स पे अपने में भी? नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ओके। हाँ, एंड या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा है। नाउ। मतलब आज के तारीख में मुझे लगता है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बिकॉज ओके। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या है। आपके पास एक रील आ जाता है, कोई बोलता है कि मैं आज ठंडा पानी से नहाया, तो मुझे कौन ठंडा पानी से नहा रहे, मुझे क्या लेना देना। तो अब मुझे चाहिए नहीं इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए अच्छा है ना कि जितना कम इन्फॉर्मेशन आपके पास आए वो आपके लिए अच्छा है। No, I was also talking about meeting people ताकि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। चलो अब now you're at a point where your work speaks for itself, बट फिर भी एक नेटवर्किंग से थोड़ा और पहले हेल्प भी मिल नहीं, जाता है, right? नेटवर्किंग मतलब इससे बेटर मैं फील करता हूँ कि लोगों से रूबरू मिल रहे, मतलब किसी को फ़ोन किया, भाई क्या कर रहा है, चल कल शाम को मिल लेते हैं, ओके। तो वो मिलना आसान है, वो मिलना ज़्यादा बेहतर है ना कि मतलब व्हाट्सएप करके या फिर फ़ोन करके। क्योंकि मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे 2-3 बार मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं देख लेता हूँ कि यार ये आदमी के साथ मैंने आज से 4-5 साल पहले काम किया था, तो मैं इसको मैसेज करके देख लेता हूँ कि हाय ब्रदर, नीड टू कोलैबोरेट यू वंस अगेन, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं आया। ओह। तो तो मुझे लगता है कि यार ऐसी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है कि बहुत बार किसी, आप कुछ दिनों पहले मैंने किसी को किसी और के लिए किसी और से कुछ फेवर मांगने के लिए उसको फ़ोन किया था, ना तो वो फ़ोन उठा रहे, ना तो वो मेरे मैसेज का जवाब दे रहे, और मुझे इतना बुरा फील हुआ जिसके सामने मैं कर रहा था कि मैंने उसको बोला था कि यार भाई मैं कर दूंगा तेरे लिए, मैं जानकार है, हो जाएगा। तो उसको मैंने बोला कि देख भाई मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो ऐसे भी होता है। तो हाँ, तो मतलब इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्क वेटवर्क बिल्ड नहीं करता हूँ। मैंने बोला कि यार जब जिसके साथ काम कर रहे हो उतना ही ठोस है, आगे की ज़िंदगी इतिहास है। बिल्कुल। आगे की ज़िंदगी इतिहास है। आप कौन कितना साथ में लेके चल रहा है, कौन किसको कितना याद कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके साथ क्या इक्वेशन हो रहा है, ये एक ऐसी दुनिया है ना जिस दुनिया में एक अजीब सा एम्बिग्यूअस स्पेस है एक, मतलब उसको मैं तो वाउच नहीं कर सकता हूँ। ओके। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या सो आपने बात की हमने बात की मुंबई की, योर लाइफ इन कोलकाता, ऑडिशंस की बात की काफ़ी, और आपने कहा कि कैसे कुछ लोग कुछ वार्म भी होते हैं और कुछ ऐसे टोपीबाज भी होते हैं। सो कुछ ऐसे हैव यू कम अक्रॉस ऑडिशंस के दौरान, जब भी आपने जो स्टार्ट ही किया होगा अपना करियर, कुछ टोपीबाज आदमियों से भी सामना हुआ आपका कभी? टोपीबाज इन द सेंस, मतलब हाँ, मतलब कुछ प्रॉमिस किया, कुछ और डिलीवर किया? बेसलेस इनसिग्निफिकेंट लोग, इंसिपिड लोग ऐसे बहुत मिले लाइफ में, बहुत सब्सटेंशियल लोग भी मिले, और आपके खुद ब खुद जानकारी हो जाती है ऐसे लोगों के बारे में कि यार ये ठीक नहीं है। तो अब स्लोली खुद ही कट जाते हो उनसे कि भाई ये आदमी जो है मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगा, ना तो ये मुझे पसंद करता है, और ये आंखों से पता चल जाता है। ओके। तो इतना तो पता चल ही व्हाई जाना डू यू चाहिए। थिंक दैट इज? इतना तो पता चल ही जाना चाहिए। नहीं मतलब सी द थिंग इज दैट, वही आपको बोल रहा था ना कि आप जो कह रहे हैं कि आप अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते, तो आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया बुरी है। देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल ऑल्सो। सो आपको उन लोगों को नज़रअंदाज करके अच्छे लोगों को देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो दैट्स वही मैं करता हूँ। सो तो मैं उन लोगों को नेगेट कर देता हूँ लाइफ से। मतलब
ठीक है, वो है, उनकी उनकी भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन देयर आर गुड पीपल ऑल्सो कि कि जो Focus on those. हाँ, फोकस ऑन दोज ना। नाइस। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस। अभी ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं? कोई मूवीज़ दैट यू लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग आने वाले मंथ्स में, या शोज़ जो आप देख रहे हो जो आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हो? अभी तक तो रिसेंटली मैंने कुछ खास शोज देखे नहीं है, याद नहीं आ रहा मैं रिसेंटली क्या देखा। रिसेंटली मैंने कुछ कुछ फिल्में देखी है मैंने। और मैंने अभी मेरे एक अमेज़न MX में एक परसों 8 तारीख एक रिलीज़ हुई है, उसका नाम है बिंदिया के बाहुबली। वो मैंने देखा अभी रिसेंटली। उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया, उसका नाम है राजा बाबू, अमेज़न में है। तो वो मैंने देखा रिसेंटली। और मैं माया सभा शायद शुरू करने वाला था, और एक दो चीज़ हंट मैं शुरू करने वाला था एक्चुअली। इट्स रियली गुड। या वो शुरू करूँगा मैं, अभी तक देखा नहीं मैं। एंड मूवीज़ जिनको लेके आप मूवीज़ एक्साइटेड हो मैंने जो अभी रिलीज नहीं रिसेंटली हुई? एडम सैंडलर्स के कुछ 4-5 मेरे को अचानक कॉमेडी देखने का बहुत मन किया, तो मैंने कुछ 2-3 पुरानी फिल्में एडम सैंडलर्स के देखे। हैप्पी गिलमोर 2, फिर नो वन मेस विद योहान। मुझे एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है, मेरे एक ऐसे टाइम होता है कि मैं खुद ब खुद एक फिल्म फेस्टिवल करता हूँ। Nice. हाँ, जैसे पिंक पैंथर कर लिया कभी, पीटर सेलर्स वाला भी कर ले, तो स्टीव मार्टिन वाला भी कर ले, तो ऐसे मैं करता हूँ, ऐसे मेरे साथ में चलता रहता है वो। एंड लास्टली व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू सर? हम आपको आगे कौन से वेब सीरीज़ या फिल्म्स में देखेंगे जिनके बारे में आप अब बात कर सकते हैं? जिनके बारे में बात मैं एक फिल्म है जो मैं बहुत चाहता हूँ कि वो रिलीज़ हो जाए, उसका नाम है चकदा एक्सप्रेस। और एक मैंने एक फिल्म की थी कुछ दिन पहले, गुलाबी करके, वो भी रिलीज़ के कगार पे है। और एक रुका हुआ फैसला है, एक पुरानी फिल्म थी, उसका रीमेक हुआ है, वाओ। वो भी है। तो सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रिलीज़। एनीथिंग यू कुड टॉक टू अस अबाउट द रिलीज ऑफ चकड़ा एक्सप्रेस? मतलब कहने का है ही नहीं, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि व्हेन इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड। Very exciting project, I think. Yeah, it was It really should come across and celebrating such a big legend of Indian women's cricket. yeah, exactly. And Anushka was very good in that. Yeah, जो glimpses हमें देखने मिली, it's very fantastic. So on that note, thank you so much, Divendra sir, for taking your time out and speaking to us. Thank you. It was an absolute pleasure. Thank you. And all the very best for everything that you put your hands in. Thank you so much. Thank you so much. God bless you.